Welcome to सफलता का द्वार दोस्तों. Today we are going to study Vision IAS January magazine. In this video, I have to tell you about all about the things which have to come in the Vision IAS magazine. Vision IAS magazine में क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस प्रकार से उसका अध्ययन किया जाता है. यह करंट की मैगज़ीन है और जनवरी माह की मैगज़ीन है. तो आज हम लोग जनवरी 2021 माह की मैगज़ीन को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि किस प्रकार से ये परीक्षा उपयोगी है. तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें. देखिए, इसमें सब्जेक्ट वाइज चीज़ें दी हुई होती हैं. पहला सब्जेक्ट है राज व्यवस्था. क्या है? राज व्यवस्था एवं शासन. राज व्यवस्था एवं शासन यानी पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है वो इसमें पहला टॉपिक है न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच. दूसरा टॉपिक होगा भारत में गैर सरकारी संगठनों का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ एनजीओज, ये चीज़ें. ओके. इसके बाद हम पढ़ेंगे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ बिग टेक कंपनीज. चौथा टॉपिक इंटरनेशनल शटडाउन. पांचवा टॉपिक है विसल ब्लॉगिंग. राइट. फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, पर्यावरण एनवायरनमेंट, और फिर सामाजिक मुद्दे सोशल इश्यूज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, फिर संस्कृति कल्चर, नीति शास्त्र, सुर्खियों में रही सरकारी योजनाएं जो रहीं वो पढ़ेंगे, संक्षिप्त सुर्खियां जो रही हैं वो पढ़ेंगे. इस प्रकार से हम चीज़ों का अध्ययन करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से. बहुत मज़ा आएगा. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राज व्यवस्था एवं शासन पढ़ने जा रहे हैं. राज व्यवस्था एवं शासन. अब इसमें पहला टॉपिक है न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण. क्या है? न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण है. सुर्खियों में क्यों रहा है ये? सुर्खियों में क्यों रहा है? तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा 3 कृषि कानूनों को लागू किए जाने पर रोक लगाई गई है. क्या लगाई गई? रोक को कई विशेषज्ञों द्वारा न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण से प्रेरित कृत्य के रूप में देखा जा रहा है. क्या देखा जा रहा है? क्या कहा गया कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा 3 कृषि कानूनों को लागू किए जाने पर लास्ट वीक में कृषि कानून 3 लॉ आए थे. कृषि कानून पे 3 नियम आए थे. उन 3 नियमों पर रोक लगाई गई है. तो उस रोक जो लगाई गई उसको विशेषज्ञों द्वारा न्यायिक सक्रियता या न्यायिक अतिक्रमण से प्रेरित कृत्य के रूप में देखा जा रहा है. तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम 3 कृषि कानून को पढ़ें कि वो 3 कृषि कानून हैं क्या, जिससे कि समझ में आए कि वो कृषि कानून क्या हैं और किस लिए रोक लगाई गई है. आइए चलते हैं कानून की ओर. 3 कृषि कानून कौन कौन से हैं? तो 3 कृषि कानून जो हैं, नई दिल्ली लोकसभा के मानसून सत्र में किसानों के हितों में 3 बिल या विधेयक पारित हुए हैं. लोकसभा में नई दिल्ली में मानसून सत्र में किसानों के हित में 3 बिल पारित हुए हैं. पहला जो है वो है कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020. क्या है? कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य का संवर्धन होगा, उसकी सुविधा बढ़ाई जाएगी. इसमें एक विधेयक 2020 में पारित हुआ है. और दूसरा है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध विधेयक 2020. यानी कि सशक्तिकरण और संरक्षण किया जाएगा. दूसरा. और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल, किसानों को सशक्त बनाएंगे. पारित कृषि विधेयक नीति आयोग द्वारा किया गया है. ये किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा लाया गया है.
ये चीज़ें, ठीक है। तो हमने समझा क्या 3 कृषि कानून लाए गए थे दिल्ली में, जिसमें कि हाल ही में देखा होगा विभिन्न प्रकार के उससे दंगे भी हुए पंजाब में, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के दंगे सामने उठकर आए हैं। अब आइए चलते हैं अपने विजन IAS के अगले टॉपिक की ओर। तो उन 3 कानूनों पर जो है वो रोक लगाई गई, 3 कृषि कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब बात करते हैं कि जो विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञों ने इसे न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण कहा है। तो ये आप समझेंगे कि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण क्या होता है। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण क्या है। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म न्यायिक सक्रियता क्या है। तो न्यायिक सक्रियता एक न्यायिक दर्शन है, एक न्यायिक दर्शन है। न्यायिक सक्रियता एक न्यायिक दर्शन है जो न्यायाधीशों को प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में, प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में पारंपरिक प्रतिमानों से विचलन के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है। न्यायिक सक्रियता एक न्यायिक दर्शन है जो न्यायाधीशों को प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में पारंपरिक प्रतिमानों से विचलन के लिए प्रेरित करता है। न्यायिक सक्रियता कब प्रकट होती है। तो न्यायिक सक्रियता तब प्रकट होती है जब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय एक एक्टिविस्ट की तरह कार्य करता है, एक सक्रियतावादी की तरह कार्य करता है, तब न्यायिक सक्रियता प्रकट होती है। और किसी प्राधिकरण को कार्यवाही करने के लिए बाध्य करता है तथा कभी कभी सरकार और सरकारी नीतियों और प्रशासन को भी निर्देशित करता है, तब न्यायिक सक्रियता जो है प्रकट होती है। अब समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकार के अवसरों पर न्यायिक सक्रियता के उदाहरण में शामिल हैं। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर प्रकट की गई न्यायिक सक्रियता के कुछ उदाहरण हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं वो देख ले रहे हैं। तो पहला उदाहरण है कि सूखे से निपटने के लिए नई नीति के निर्माण हेतु केंद्र सरकार को निर्देश देना। सूखे से निपटने के लिए नई नीति के निर्माण हेतु केंद्र सरकार को निर्देश देना उच्चतम न्यायालय ने दिया था हाल फिलहाल में। सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया था इन्होंने। और दूसरा है बैड लोन अथवा डूबते कर्ज पर पैनल स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया। और तीसरा ये कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक निजी निकाय के रूप में सुधार आदि। तो न्यायिक सक्रियता क्या है। न्यायिक सक्रियता एक न्यायिक दर्शन है जो न्यायाधीशों को प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में पारंपरिक प्रतिमानों से विचलन के लिए प्रेरित करता है। न्यायिक सक्रियता तब प्रकट होती है जब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय एक एक्टिविस्ट की तरह कार्य करने लगता है। किसकी तरह कार्य करता है। एक एक्टिविस्ट की तरह कार्य करने लगता है और किसी प्राधिकरण को कार्यवाही करने के लिए बाध्य करता है तथा कभी कभी सरकारी नीतियों और प्रशासन को भी निर्देशित करते हैं। क्या करते हैं। कभी कभी सरकार सरकारी नीतियों और प्रशासन को भी निर्देशित करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने बात तो यही कही गई कि उच्चतम न्यायिक सक्रियता कब प्रकट होती है। तो उच्च न्यायालय ही जब एक्टिविस्ट की तरह कार्य करने लगता है, किसी सक्रियतावादी की तरह कार्य करने लगता है, तब होती है चीज़ें। तो उच्चतम न्यायालय ने तीन उदाहरण शामिल है। तीनों उदाहरण बताए गए अभी कि सूखे से निपटने के लिए नई नीति का निर्माण के लिए केंद्र को निर्देश दिया है उच्चतम न्यायालय ने। और बैड लोन या डूबते हुए कर्ज पर पैनल स्थापित करने के लिए निर्देश दिया गया है। यही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एक निजी निकाय के रूप में सुधार आदि की व्यवस्था भी की गई। तो ये था न्यायिक सक्रियता। अब पढ़ते हैं न्यायिक अतिक्रमण। न्यायिक अतिक्रमण यानी कि जुडिशियल ओवररीच क्या होता है। जुडिशियल ओवररीच क्या है ये समझते हैं। जुडिशियल ओवररीच क्या है। तो न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के बीच एक बहुत महीन
रेखा होती है, बहुत महीन रेखा होती है। न्यायिक अतिक्रमण न्यायिक सक्रियता की एक चरम के रूप में संदर्भित करता है। न्यायिक अतिक्रमण क्या करता है? न्यायिक अतिक्रमण न्यायिक सक्रियता के एक चरम रूप को संदर्भित करता है, यानी कि जब न्यायिक सक्रियता चरम बिंदु पर पहुंच जाती है तब न्यायिक अतिक्रमण की उत्पत्ति होती है। जब न्यायिक सक्रियता एक चरम रूप में चरम स्थान पर पहुंच जाती है तब न्यायिक अतिक्रमण की उत्पत्ति होती है। जहां न्यायपालिका द्वारा विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में मनमाने और अनुचित हस्तक्षेप किए जाते हैं। ठीक है, क्या कहा? सक्रियता और अतिक्रमण के बीच बहुत महीन रेखा होती है। न्यायिक अतिक्रमण न्यायिक सक्रियता के एक चरम रूप को संदर्भित करता है, जहां न्यायपालिका द्वारा विधायिका या कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में मनमाने और अनुचित हस्तक्षेप किए जाते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां न्यायालय कानून बनाकर विधायिका की भूमिका का अतिक्रमण करती है। बात समझिए, फिर से समझिए। कब? जहां न्यायपालिका जो होती है वो विधायिका द्वारा या कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में मनमाने और अनुचित ढंग से हस्तक्षेप किए जाते हैं इसके द्वारा। ठीक है, एक ऐसी स्थिति होती है, विशेष स्थिति में होता है ऐसी स्थिति जहां न्यायालय कानून बनाकर विधायिका की भूमिका का अतिक्रमण कर देती है। तो इसके भी कुछ उदाहरण हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर प्रकट की गई न्यायिक अतिक्रमण के उदाहरण कौन कौन से उदाहरण है वो भी देख ले रहे हैं। बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे उदाहरण है। पहला है कॉलेजियम। पहला क्या है? पहला है कॉलेजियम। एक संविधानोत्तर निकाय को संस्थागत रूप प्रदान कर उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका को किसी भी भूमिका से वंचित किया गया। वंचित करना भाई, ये उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर प्रकट की गई न्यायिक अतिक्रमण के उदाहरण है। तो एक संविधानेतर निकाय जो संस्थागत रूप प्रदान कर उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका को किसी भी भूमिका से वंचित करना है। दूसरा, उच्चतर न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को अवैध घोषित किया गया। उच्चतर न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर न्यायपालिका ने हाई कोर्ट में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को अवैध घोषित करना। ये भी उदाहरण है। दो उदाहरण, एक कॉलेजियम वाला, एक संविधानोत्तर निकाय वाला जो संस्थागत रूप में एक उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका से वंचित कर दिया है। और दूसरा है कि दूसरा है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को अवैध घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को अवैध घोषित किया गया है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को अवैध घोषित कर दिया गया कि उच्चतर न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए किया गया न्यायपालिका द्वारा, मतलब कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है यह कार्य। ठीक है, बढ़िया। अब आगे हम पढ़ेंगे न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी कारण क्या क्या हैं। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी कारण क्या क्या हैं। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे बताई नहीं कि ये आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी सेगमेंट को कवर करता है। किसको? पॉलिटी, राइट। तो अब चीज़ें समझते हैं। कह रहा है कि क्या कि भैया न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी कारण क्या क्या हैं। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी कारण क्या हैं। तो सबसे पहला कारण की यदि हम बात करें तो वह है शक्ति असंतुलन। क्या है? शक्ति असंतुलन है, राइट। शक्ति असंतुलन।
अब शक्ति असंतुलन क्या है? एक प्रकार से उच्चतम न्यायालय शासन व्यवस्था की सबसे शक्तिशाली शाखा होती है। एक प्रकार से उच्चतम न्यायालय शासन व्यवस्था की सबसे शक्तिशाली शाखा है। सुप्रीम कोर्ट है भारत में, इससे उच्च शासन व्यवस्था में इससे उच्च कोई शाखा नहीं है। उच्चतम न्यायालय सबसे उच्च शाखा है, राइट। ये चीज़ें तो सबसे उच्च शाखा व्यवस्था है ये। इसका प्रत्येक निर्णय अन्य दो शाखाओं विधायिका और कार्यपालिका और बाध्यकारी होता है। क्या होता है? उच्चतम न्यायालय से अधिक शक्तिशाली कुछ नहीं है। इसका जो प्रत्येक निर्णय है वो दोनों शाखाओं विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर बाध्य होता है, और यह उन कार्यवाहियों के साथ साथ उनके द्वारा पारित कानूनों या विधियों को भी निरस्त कर सकता है। उनके द्वारा विधियों को भी निरस्त कर सकता है। क्या बात हुई? शक्ति असंतुलन में सबसे बड़ी बात ये हुई कि एक प्रकार से उच्चतम न्यायालय शासन व्यवस्था की सबसे शक्तिशाली शाखा है। इसका प्रत्येक निर्णय दो शाखाओं विधायिका और कार्यपालिका और बाध्यकारी होता है, और यह उनकी कार्यवाहियों के साथ उनके द्वारा पारित कानूनों या विधियों को भी निरस्त कर सकता है। कौन? उच्चतम न्यायालय, राइट। मतलब कि हम पढ़ क्या रहे हैं? न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी कारण पढ़ रहे हैं, राइट। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी कारण पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे यदि बात की जाए, अब अगला है जनहित याचिका। क्या है? जनहित याचिका। सेकंड कारण है जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जिसे कहा जाता है। PIL जनहित याचिका होती है। तो ज्ञातव्य है कि PIL की अवधारणा ने अधिस्थिति लोकस स्टैंडी के सिद्धांतों को समाप्त कर दिया है। लोकस स्टैंडी अर्थात अधिस्थिति, दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं सुनवाई का अधिकार। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं भाई? सुनवाई का अधिकार। तो ये समाप्त हो गया है, ठीक। लोकस स्टैंडी यानी कि अधिस्थिति से तात्पर्य क्या है? का तात्पर्य है कि विविध उपचार या कानूनी सहायता पाने के लिए प्रभावित व्यक्ति को कोई भी अन्य व्यक्ति न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता। बात मुझे फिर से, क्या लोकस स्टैंडी या अधिस्थिति का तात्पर्य है कि विविध विधिक उपचार या कानूनी सहायता पाने के लिए प्रभावित व्यक्ति के अतिरिक्त कौन? जो उपचार या कानूनी सहायता पाने के लिए जा रहा है उसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता, यानी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, राइट। अधिस्थिति यानी कि वही आपका जो लोकस स्टैंडी की बात हम लोग कर रहे हैं कि वह क्या होता है कि लोकस स्टैंडी अर्थात अधिस्थिति, दूसरे शब्दों में सुनवाई का अधिकार का तात्पर्य है कि विविध उपचार या कानूनी सहायता पाने के लिए प्रभावित व्यक्ति के अतिरिक्त, लोकस स्टैंडी का अर्थ क्या है कि उपचार या कानूनी सहायता पाने, विविध उपचार या कानूनी सहायता पाने के लिए प्रभावित व्यक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता है, न्यायालय के अंदर नहीं जा सकता। अधिस्थिति के सिद्धांत ने न्यायालय तक उन्हीं व्यक्तियों की पहुंच हो सकती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। बात समझिए फिर से, अधिस्थिति के सिद्धांत से न्यायालय तक उन्हीं व्यक्तियों की पहुंच हो सकती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। अब यह नियम समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अधिस्थिति खत्म हो गई है, PIL आगे आने की वजह से। अधिस्थिति ये होती थी, ठीक है, अधिस्थिति यही होती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब से PIL आ गया तब से जो है अधिस्थिति समाप्त हो गई, ठीक है। अब यह नियम समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार PIL ने समाज के किसी भी सदस्य को किसी भी अन्याय के विरुद्ध उचित निर्देश के लिए मामला दर्ज करने की अनुमति दी है। राइट, बिल्कुल, मामला दर्ज करने की अनुमति जो है वो दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों की अपेक्षाओं में वृद्धि हुई। इससे पहले क्या था, जब अधिस्थिति लोकस स्टैंडी थी, लोकस स्टैंडी के अनुसार क्या होता था कि लोग केवल वही व्यक्ति जो कि कानूनी सहायता पाने से प्रभावित है, वो चाहता है कि उसे जिसके अधिकारों का हनन हुआ है केवल वही न्यायालय में प्रवेश कर पाएगा।
और अन्य व्यक्ति नहीं। वर्तमान में यह नियम समाप्त कर दिया गया है जब से पीआईएल आया। तो इस प्रकार पीआईएल ने समाज के किसी भी सदस्य को किसी भी अन्याय के विरुद्ध उचित निर्देश के लिए मामला दर्ज करने की अनुमति दी है। अब क्या हुआ, जब ये चीज़ें हो गई तो इसके परिणाम स्वरूप लोगों की अपेक्षाओं में वृद्धि हुई। अब वृद्धि हुई, याचिकाकर्ता पीआईएल दायर कर प्रशासन में सुधार के लिए आवश्यक न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए प्रेरित हुए। इसके माध्यम से वे न्यायालय से मांग करते हैं, क्या मांग करते हैं वे न्यायालय से मांग करते हैं कि सांविधिक और संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित दिशा निर्देश जारी करें। भाई याचिकाकर्ता पीआईएल दायर करते हैं, तो पीआईएल दायर कर प्रशासन में सुधार के लिए आवश्यक न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए प्रेरित हैं। तो वो कहते हैं, इसके माध्यम से वे न्यायालय से मांग करते हैं कि अब वह सांविधिक और संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित दिशा निर्देश जारी करे। इस प्रकार जनहित याचिका ने लोक प्रशासन में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को एक नया आयाम दिया। इस प्रकार जनहित याचिका ने लोक प्रशासन में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को एक नया आयाम दिया। याद रखिएगा, लोक प्रशासन में जनहित याचिका को एक नया आयाम दे दिया। राइट, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे, क्या है तो चीज़ें हुई। अब पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियरी, सेपरेशन ऑफ पावर, कैसे पावर का सेपरेशन किया गया है। तो अब देखिए चीज़ें कैसे किस प्रकार से घटित हुई हैं। तो 3 भाग में सेपरेशन किया गया, शक्ति का पृथक्करण किया गया। एक है जुडिशियरी, दूसरा है एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस और लेजिस्लेचर। देखिए, लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक एंड चेंज लॉ। लेजिस्लेचर क्या करता है कि लॉ या विधि का निर्माण करता है या उसमें परिवर्तन कर सकता है। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट क्या करती है कि पावर टू पुट लॉ इनटू एक्शन, उसे वो एक्शन में लाती है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अधिकारी आते हैं, जैसे जिला अधिकारी और प्रकार के कार्यकारी अधिकारी जो है वो आ जाते हैं। और जुडिशियरी का काम होता है पावर टू मेक जजमेंट ऑन लॉ, उस विधि के साथ न्यायिक प्रक्रिया करने का काम जुडिशियरी का होता है। ठीक है, जुडिशियरी का काम जो है ये होता है सारा काम। अब बात करते हैं क्या कि सेपरेशन ऑफ पावर। ये सेपरेशन ऑफ पावर में देखिए 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है ईच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस कैन चेक द अदर्स। ईच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस कैन चेक द अदर्स, ठीक है। और सेकेंड है ऑल दो एब्सोल्यूट एंड रिगिड सेपरेशन ऑफ पावर डज नॉट एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्टेन आर्टिकल्स डू इंडिकेट टूवर्ड सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर को, ठीक है। राइट, पहला क्या, देखिए इसमें भी 4 प्रकार के 4 भागों में से डिवाइड किया गया। पहला है आर्टिकल 50 जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट प्रोविजंस जो है वो, तो क्या है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो उसमें क्या है, विच डायरेक्ट स्टेट टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये क्या करता है कि DPSP जो है आर्टिकल 50 ये डायरेक्ट स्टेट को जुडिशरी से सेपरेट करता है और एग्जीक्यूटिव से भी सेपरेट करता है। किसे, बिल्कुल, स्टेट तीनों को अलग अलग करता है। और अनुच्छेद 361 आर्टिकल 361 प्रोटेक्ट करता है प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट को, ठीक है। फिर आर्टिकल 105 और 194 यानी कि पोजर्स एंड प्रिविलेज और स्टेट लेजिस्लेचर एंड मेंबर्स। आर्टिकल 105 एंड 194 105 और 194 आर्टिकल जो करता है वो क्या करता है, पोजर्स एंड प्रिविलेज स्टेट लेजिस्लेचर एंड मेंबर्स, इसके लिए स्टेट के लिए इसके लिए वो लॉ भी बनाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 122 एंड 212 यानी कि 122 अनुच्छेद और 212 क्या कहता है, prohibits court to inquire into the proceeding of parliamentary state
लेजिस्लेचर, इसका ये काम है। तो इसके जो थर्ड पार्ट है वो कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एज पर केशवानंद भारतीय केस, केशवानंद भारती केस के तहत बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो। और चौथा है जो वो कहता है ओवरलैप ऑफ द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट मैनिफेस्टेड इन। इसमें क्या क्या है, इसमें 3 आर्टिकल के बारे में चर्चा है। पहला आर्टिकल है आपका जुडिशरी रिव्यू, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। और एक है आर्टिकल 142, वो कहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू आवर सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस को कंप्लीट करने के लिए। जस्टिस को कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया गया है। किसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। फिर नेक्स्ट, अन्य अंगों का अभिरुचि लापरवाह, अन्य अंगों की अभिरुचि लापरवाह दृष्टिकोण। तो अंगों क्या कहा कि अन्य अंगों का अरुचिपूर्ण लापरवाह दृष्टिकोण, अन्य अंगों का अरुचिपूर्ण लापरवाह दृष्टिकोण। विधायिका और कार्यपालिका की लचर कार्य प्रणाली के परिणाम स्वरूप शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार, विलंब, गैर प्रतिक्रियाशीलता, अक्षमता उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ये प्रवृत्तियाँ शासन में एक शून्य पैदा करती हैं, एक शून्य पैदा करते हैं, निष्क्रियता पैदा कर रही हैं। इस तरह के रिक्त स्थान अधिकांशतः न्यायपालिका द्वारा भरे जाते हैं। ठीक है, इस तरह के रिक्त स्थान अधिकांशतः न्यायपालिका द्वारा भरे जाते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन उदाहरण में है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम। वर्ष 1997 में जारी किए गए विशाखा दिशा निर्देश इस मामले के समाधान में विधायिका का अक्षमता का ही एक परिणाम था। अन्य कारकों में शामिल क्या है? अन्य कारकों में शामिल हैं अपने अधिकारों के प्रति लोगों में बढ़ती जागरूकता, वैश्वीकरण, सक्रिय मीडिया और नागरिक समाज संगठनों तथा पर्यावरण के प्रति चिंता को भी न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक अतिक्रमण के लिए महत्वपूर्ण कारण माना गया है। किसको माना गया है? अपने अधिकारों के प्रति लोगों में बढ़ती जागरूकता, वैश्वीकरण, सक्रिय मीडिया और नागरिक समाज संगठनों तथा पर्यावरण के प्रति चिंता को भी न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के लिए महत्वपूर्ण कारण माना गया है। अब नेक्स्ट है न्यायिक अतिक्रमण को लेकर व्यक्त चिंताएं। न्यायिक अतिक्रमण को लेकर व्यक्त क्या क्या चिंताएं? न्यायिक अतिक्रमण के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। न्यायिक अतिक्रमण के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने कई कल्याणकारी कदम उठाए। हालांकि कई मामले में न्यायपालिका के अतिरिक्त शक्तियों का उपयोग किया है, जिसे न्याय निर्णयन के रूप में, और यहाँ तक कि न्यायिक सक्रियता की साधारण सीमा के भीतर भी नहीं माना जा सकता। इस प्रकार की न्यायिक अतिक्रमण ने निम्नलिखित चिंताओं को जन्म दिया। कौन कौन सी चिंता को जन्म दिया? नंबर 1, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की उपेक्षा। संविधान के अंतर्गत सभी अंगों के पास कार्य संचालन के अपने व्यापक क्षेत्र हैं। हालांकि अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में निहित शक्ति असाधारण प्रकृति की है। और दूसरा है न्यायिक आदेश जारी करने के लिए इस शक्ति का बार बार उपयोग करना शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। न्यायिक आदेश जारी करने की इस शक्ति का बार बार उपयोग करना शक्ति के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत का उल्लंघन है। नेक्स्ट है कि विधायिका और कार्यपालिका के सम्मुख मौजूद चुनौतियों की उपेक्षा। विधायिका और कार्यपालिका के सम्मुख मौजूद चुनौतियों की उपेक्षा की गई है। तो क्या क्या चुनौतियां हैं? विधायिका और कार्यपालिका का कार्य चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके कामकाज 4F अर्थात विधि, फंड, क्या निधि फंड, कार्य, फंक्शन, ढांचा, फ्रेमवर्क और पदाधिकारी
और पदाधिकारी फंक्शनरी पर निर्भर करते हैं। कभी कभी न्यायपालिका इन 4F को ध्यान में रखे बिना आदेश जारी करती। 4F, एक F है फंड, दूसरा फंक्शन, तीसरा फ्रेमवर्क और चौथा फंक्शनरी। फंड, फंक्शन, फ्रेमवर्क और फंक्शनरी, इन चारों F 4F को ध्यान में रखे बिना आदेश पारित करती है। इस तरह के आदेश अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो लोगों के समग्र कल्याण को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोयला ब्लॉक आवंटन और स्पेक्ट्रम आवंटन को रद्द करना देश के कुछ वित्तीय संस्थानों की दयनीय स्थिति के प्रमुख कारक के रूप में देखा जा सकता है। न्यायपालिका में नेक्स्ट है न्यायपालिका में जवाबदेही का अभाव। तो न्यायपालिका में जवाबदेही को एक संस्थागत रूप में एक संस्था के रूप में न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के समान लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। याद रखिएगा, न्यायपालिका के रूप में एक संस्था के रूप में न्यायपालिका जो है वो विधायिका और कार्यपालिका के समान लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका के पास न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की भी शक्ति है। इस तरह न्यायपालिका अपने कई कृत्यों के लिए सार्वजनिक आलोचना से बच जाती है, क्योंकि वो जवाबदेहिता उसके अंदर नहीं, वो जवाबदेह नहीं है लोगों के प्रति कार्यपालिका और विधायिका की तरह। इसने न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर संकट उत्पन्न हो सकता है। इससे क्या हो सकता है? न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर संकट उत्पन्न हो सकता है। न्यायपालिका द्वारा विधान यानी विधि निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश और न्यायिक अदायगी में विलंब या असमर्थता उसकी छवि धूमिल कर सकती है। आगे की राह क्या होनी चाहिए? अब आगे की राह यदि समझ आ जाए तो उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न प्रकार के अवसरों पर न्यायिक संयम यानी कि जुडिशियल रेस्ट्रेंट के महत्व पर प्रकाश डाला है। इसलिए न्यायपालिका को आत्मसंयम बरतना चाहिए और सुपर लेजिस्लेचर मतलब स्वयं को विधायिका से श्रेष्ठ मानना, ठीक है, लेजिस्लेचर के रूप में कार्य करने से बचना चाहिए, मतलब स्वयं को विधायिका श्रेष्ठ मानकर कार्य करने से बचना चाहिए। अब क्या है कि न्यायिक सक्रियता तब तक उचित है जब तक ये वैध न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत है। हालांकि एक मानक नहीं होना चाहिए और ना ही इसे न्यायिक अतिक्रमण के रूप में परिणत होना चाहिए। मतलब न्यायिक सक्रियता तब तक उचित है जब तक यह वैध न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत है। हालांकि यह एक मानक नहीं होना चाहिए और ना ही इसे न्यायिक अतिक्रमण के रूप में परिणत होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण समाप्त हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि भारत में गैर सरकारी संगठन NGOs, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बहुत बेहतर तरीके से। मज़ेदार, मजा आएगा, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। नमस्कार।